दोस्तों, एसपी साहब की शादी समारोह का कार्यक्रम बड़े अच्छी तरह से चल रहा था। वहां सभी लोग उन्हें बधाइयां देने के लिए आ रहे थे। कोई गिफ्ट देने के लिए आ रहा था तो कोई गुलदस्ता देने के लिए आ रहा था। इस प्रकार से वो अपनी होने वाली पत्नी के साथ स्टेज पर बैठे हुए थे। सभी लोग उन्हें बधाइयां देने के लिए आ रहे थे। इसी बीच एक भिखारी जो होता है पागल, वो स्टेज पर चढ़ आता है और एसपी साहब को देख करके और उनकी पत्नी को देख करके हंसने लगता है और हाथ का इशारा करके कहता है कि अगला बर्बादी का नंबर 13 होगा। ये बात सुनकर के एसएसपी साहब जो होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये भिखारी ये बात क्यों कह रहा है। और जैसे ही उनकी जो बगल में पत्नी बैठी होती हैं, वो उस भिखारी को देखती हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो परेशान हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि आखिर इस भिखारी को इस स्टेज पर किसने आने दिया और फिर इसे यहाँ किसने बुलाया है। ये सोच करके वो बहुत ज्यादा परेशान होती हैं और वहां जो खड़े होते हैं पुलिस वाले उन्हें इशारा करती हैं कि इस भिखारी को यहाँ से भगाओ। लेकिन तभी डीएम साहब उठ करके जाते हैं और उन पुलिस वालों को हाथ का इशारा देकर के रोक देते हैं। और फिर एसपी साहब उस भिखारी से पूछते हैं कि भाई एक बात बताओ, तुमने ये बात हमें देख करके क्यों कही थी अगला बर्बादी का नंबर 13 है, और इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो बात हमें बताओ। तुम जानते हो हम कौन हैं? तब वो कहता है भिखारी, हाँ साहब मैं जानता हूँ आप कौन हैं। आप इस जिले के नए एसपी हैं और आपकी जो होने वाली पत्नी है वो एक थाने की अध्यक्ष हैं, इंस्पेक्टर हैं। ये बात जब वो एसपी साहब सुनते हैं तो कहते हैं इसके बावजूद भी तुमने हमारी तरफ इशारा करके ये कहा कि अगला बर्बादी का नंबर 13 है। तुम जानते हो हम तुम्हें एक ही इशारे पर अरेस्ट करा सकते हैं, थाने में बंद करा सकते हैं, जेल में डलवा सकते हैं। वो भिखारी फिर हंसने लगता है और कहने लगता है कि साहब मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी जो हकीकत थी वो बात मैंने आपसे कही। फिर एसपी साहब कहते हैं कि आखिर हकीकत क्या है, ये पूरी बात बताओ। तब वो भिखारी कहता है कि साहब अगर आपको पूरी बात जाननी है तो थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा और अपनी पत्नी से थोड़ी दूर हट करके ये बात सुननी पड़ेगी। वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ और तुम पूरी बात बताओ कि आखिर बात क्या है। तब फिर वो भिखारी एसपी साहब को पूरी बात बताने लगता है और एसपी साहब की जो होने वाली पत्नी होती हैं वो उस भिखारी को देख करके बहुत ज्यादा परेशान होने लगती हैं। सोचने लगती हैं कि ऐसा ना हो कि पूरा भांडा फूट जाए और हकीकत सामने आ जाए, सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए। आखिर क्या रिलेशन था उनकी होने वाली पत्नी का और भिखारी का, वो उनके रिश्ते में कोई थे, फिर वो परेशान क्यों हो रही थी और उस भिखारी को बार बार वहां से भगाने का प्रयास क्यों कर रही थी, और फिर उस भिखारी ने उन एसपी साहब को जो हकीकत बताई वो कौन सी हकीकत थी, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना फिर वो एसपी साहब को बताता है भिखारी कि साहब सुनो, कुछ समय पहले की बात है। एक लड़का जिसका नाम अशोक था एक कॉलेज में पढ़ा करता था और उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम रुचि था। रुचि और अशोक एक ही क्लास में थे और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती उनकी प्यार में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे से जी जान से प्यार करने लगते हैं। इतना एक दूसरे से प्यार करते थे कि एक मिनट भी एक दूसरे से अलग रहना पसंद नहीं करते थे। इस प्रकार से काफी समय बीत जाता है और समय बीतने के बाद में अशोक अपने घर वालों से बात करता है और रुचि अपने घर वालों से बात करती है, क्योंकि अशोक के घर वाले बिजनेसमैन थे और रुचि के घर वाले बहुत पैसे वाले थे, सर्विसमैन थे। दोनों जब एक दूसरे से शादी की बात करते हैं तो दोनों के घर वाले शादी के लिए राजी हो जाते हैं और अशोक और रुचि की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है और रुचि दुल्हन बन करके अशोक के घर आती है और अपने परिवार को संभालने लगती है। फिर काफी दिन के बाद में रुचि अपने पति अशोक से कहती है कि अब मुझे ये लगता है कि मैं आगे पढ़ाई कर लूं। तब अशोक कहता है ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम आगे की पढ़ाई कर लो। अब रुचि आगे की पढ़ाई करने लगती है और पढ़ाई करते करते काफी समय बीत जाता है, क्योंकि रुचि जितनी खूबसूरत देखने में थी उतनी ही वो पढ़ाई में भी होशियार थी। तब वो पढ़ाई करती है तो फिर वो फार्म को अप्लाई करती है पुलिस में और तैयारी करती है। फिर वो एक समय उसकी किस्मत जब रंग लाती है तो वो एक इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो जाती है, थाने में एसएचओ बन जाती है। जब वो इंस्पेक्टर बन जाती है तो फिर वो थाने में तैनात हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि जैसे ही जो रुचि इंस्पेक्टर बनी थी अशोक की पत्नी, त्यों ही
अशोक के दिन बुरे आने लगे थे और उसका जो व्यापार था, कारोबार चल रहा था, वो ठप होने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार बिल्कुल लो हो गया, जीरो पर आ गया और उसकी पत्नी थाने में अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से कर रही थी, एक थाने में तैनात थी। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता चला जाता है। अशोक बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगता है, टेंशन में पड़ जाता है। तब उसके घर वाले कहते हैं कि अशोक तुम ज्यादा चिंता मत करो, कारोबार है आज ठप हो गया है तो कल चलने भी लगेगा। लेकिन अशोक को कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही थी। तब उसके घर वाले अशोक के उससे कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी के आवास पर चले जाओ, क्योंकि वहां तुम्हारा मन लगा रहेगा और टाइम भी पास हो जाया करेगा। तब अशोक अपने घर वालों की बात मान करके वो अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए उसके आवास पर चला जाता है, जो सरकारी आवास मिलता है, वहीं रहने लगता है। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता है। उस जिले में एक नए एसएसपी साहब आए हुए थे, जिनका नाम मोहन था। एसएसपी साहब बिल्कुल यंग थे, अनमैरिड थे और देखने में काफी खूबसूरत थे, स्मार्ट थे। तभी मैडम को पता लगती है, जो रुचि थी, कि हमारे जिले में नए एसपी साहब आए हैं। तब वो हाथ में गुलदस्ता लेने के लिए उनसे मिलने की जाती हैं, उन्हें बधाई देने के लिए जाती हैं। तब जब एसपी साहब की वो मैडम सूरत देखती हैं तो फिर वो एकदम से हिचक्की रह जाती हैं और उनकी सूरत पर दीवानी हो जाती हैं। पहले ही नजर में उन्हें चाहने लगती हैं। एसपी साहब भी बहुत खूबसूरत थे देखने में। एसपी साहब अपने कार्यभार को संभालते हैं और इधर मैडम हर बार यही विचार करती हैं कि आखिर मैं एसपी साहब के किस तरह से नजदीकी पहुंचूं, कि कौन सा काम लेकर के उनके पास जाऊं, कौन सा काम लेकर के उनके पास जाऊं, कैसे उनसे मुलाकात हो, कैसे बात हो। इस प्रकार से धीरे धीरे वो एसपी साहब को लाइक करने लगती हैं। जैसे ही उन्होंने एसपी साहब को पसंद किया था, उनसे प्यार करने लगी थी, तैसे ही वो अपने पति से दूरियां बनाने लगी थी। अब वो ये विचार कर रही थी कि मेरा जो पति है अशोक, मैं उससे दूर कैसे जाऊं, इससे छुटकारा कैसे पाऊं। तब वो अपने पति को कुछ डॉक्टर से मिलकर के ऐसी मेडिसिन दवाइयां खिलाती हैं जिससे उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है। फिर वो अपने पति को लेकर के एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा देती हैं और जब वो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराती हैं, फिर वहां से वो निश्चिंत हो जाती हैं, अपने पति को छोड़ करके आ जाती हैं और फिर एसपी साहब की करीब जाने का प्रयास करने लगती हैं। एक दिन वो एसपी साहब के सामने पहुंच जाती हैं और वार्तालाप करने लगती हैं। तब एसपी साहब भी समझने लगते हैं कि ये मैडम हमको लाइक करती हैं, हो सकता है कि ये हमसे प्यार करने लगी हूं। लेकिन एक दिन मैडम हिम्मत करके एसपी साहब से कह ही देती हैं कि सर, मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूं और मैं आपको प्यार भी करती हूं। एसपी साहब बहुत सीधे साधे थे, वो भी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं अपने मुंह से कह नहीं पाया था तुमसे और मैं ये सोच रहा था कि तुम अपनी जुबान से कहो तब ज्यादा अच्छा लगेगा। अब ये दोनों बातें जब हो जाती हैं, दोनों के बीच में मुलाकात हो जाती है, तब दोनों लोग एक दूसरे से दिल खोल करके मिलने लगते हैं और वार्तालाप फोन के द्वारा भी करने लगते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे टाइम बीतता है। इधर अशोक जो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, उसकी पत्नी ने किया था, वो डॉक्टरों से कहता है डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दो, क्योंकि अशोक के लिए उसकी पत्नी जो दवाई खिला रही थी पागल होने की, उसका असर धीरे धीरे घटने लगा था, उसे वो दवाइयां खाने को नहीं मिली थी। तब वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, उसकी मेंटल जो हालत थी वो सही हो जाती है। अब वो डॉक्टरों से कहता है कि मैं ठीक हूं, लेकिन डॉक्टर लोग उसकी मजाक बनाते हैं, हंसते हैं और फिर उसे वहीं रखते हैं। कुछ दिन के बाद में एक बड़े डॉक्टर उस अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए आते हैं। तब वो दौड़ करके अस्पताल के डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि साहब आप बड़े डॉक्टर हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ। मेरी पत्नी ने कुछ ऐसी दवाइयां मुझे खिलाई थी जिससे मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई और मैं पागल हो गया और यहाँ भर्ती कर दिया। अब मैं बिल्कुल सही हूँ, वो दवाइयां मुझे खाने को नहीं मिल रही हैं। तब वो उसकी स्थिति को जब समझते हैं अशोक की, तब वो डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद उसकी जो स्थिति होती है दिमाग की, वो बिल्कुल सही पाई जाती है। तब वो बड़े डॉक्टर अशोक को वहां से डिस्चार्ज कर देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने घर चले जाओ। अब अशोक वहां से अपने घर तो नहीं जाता है, लेकिन अपनी मैडम के आवास पर सीधा चला जाता है। लेकिन वहां जाकर के देखता है कि उन्हीं की जो मैडम थी वो एक व्यक्ति के पास बैठी हुई उस गार्डन में वार्तालाप कर रही थी। तभी वो उन्हें देख करके वहीं छुप जाता है और उनकी वार्तालाप सुनने लगता है। कुछ देर के बाद वो वार्तालाप करने के बाद गार्डन से उठ करके चले जाते हैं
और फिर वहां जो गार्ड लगे हुए थे, फुलवारी को पानी लगा रहे थे, देख रेख में लगे थे, उनसे अशोक पूछता है कि भाई एक बात बताओ, ये मैडम के पास जो व्यक्ति बैठा था वो कौन है? तब वो गार्ड कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, ये यहाँ के नए एसएसपी साहब हैं और ये थाने की मैडम हैं, और इन दोनों का विवाह होने वाला है 3 महीने बाद की इनकी डेट लगी है। ये बात सुनकर के अशोक बड़ी हैरत में पड़ जाता है, सोचने लगता है कि भगवान ऐसी औरत किसी को ना देना, क्योंकि ये हमको धोखा दे रही है। कहाँ ये स्कूल के टाइम पर हमसे इतना प्यार करती थी, 1 मिनट हमसे दूर नहीं रहना चाहती थी, और आज ये हमें छोड़ करके दूसरे से शादी कर रही है। क्योंकि एसपी साहब और उन मैडम इंस्पेक्टर की शादी की डेट 3 महीने बाद की फिक्स हुई थी। अब वो खूब एक दूसरे से मिला करते थे, निश्चिंत हो जाया करते थे। इधर जब अशोक सुनता है कि इनकी शादी होने वाली है तो फिर वो अपने घर जाने का विचार बनाता है, और फिर ये सोच करके वो रुक जाता है, कहीं अगर इस मैडम को पुनः पता चल गया कि मैं हॉस्पिटल से वापस आ गया हूं तो शायद ये मुझे फिर पागल घोषित कर दे या फिर कोई चार्ज लगा दे, मुझे जेल भेज दे। इसलिए वो चुपचाप रहते हैं, ना तो पत्नी के आवास पर जाते ना अपने घर जाते हैं। धीरे धीरे वही वक्त बीतता चला जाता है, और इधर एसपी साहब की जो शादी समारोह का कार्यक्रम बड़े अच्छे तरह से चल रहा था, और एसपी साहब ने सभी को निमंत्रण किया था। लेकिन एसपी साहब ने एक काम बहुत अच्छा किया था, वहां के जो पागल थे उन सभी के लिए, जो भिखारी थे उन सभी के खाने की व्यवस्था एक जगह पर कराई थी, अच्छे तरह से टेंट लगवाया था और अच्छे अच्छे पकवानों की व्यवस्था करवाई थी जो सभी लोगों के लिए की जाती है। और इधर एक तरफ व्यवस्था उन्होंने अपने मेहमानों के लिए भी करवाई थी, और स्टेज लगी हुई थी, वरमाला का कार्यक्रम होने वाला था, और एसपी साहब अपनी पत्नी के साथ, होने वाली पत्नी के साथ स्टेज पर बैठे हुए थे। इसी बीच बहुत सारे लोग उन्हें गिफ्ट दे रहे थे, कोई बधाइयां दे रहा था तो कोई फूलों का गुलदस्ता दे रहा था। इस प्रकार से बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। इसी बीच एक भिखारी उनकी स्टेज पर चढ़ जाता है, और वो भिखारी जब स्टेज पर चढ़ता है तो फिर एसपी साहब को देख करके हंसने लगता है और हाथ का इशारा करके कहता है कि अगला बर्बादी का नंबर 13 है। ये बात सुनकर के एसपी साहब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और फिर उस भिखारी से पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने ये बात क्यों कही। तब वो भिखारी कहता है कि साहब, आगे की बात तो आपको पता ही है कि मैंने क्या कहा था, लेकिन वो अशोक कोई और नहीं है, वो अशोक मैं हूँ, और वो रुचि मैडम कोई और नहीं, वो मेरी पत्नी है जो तुम्हारे साथ में बैठी हुई है। इसने मेरे साथ बहुत बड़ी बेवफाई की है और मुझे छोड़ करके मुझे पागल घोषित कर दिया, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, और फिर मेरा स्कूल के टाइम का प्यार छोड़ करके ये तुमसे प्यार करने लगी। तुम्हारे सूरत से प्यार नहीं कर रही है, ये तुम्हारी पोस्ट से, तुम्हारे पद से प्यार कर रही है, और हो सकता है कि अगर इसके लिए कोई कल के लिए डीएम दिख जाए तो ये तुम्हें भी छोड़ करके उस डीएम से प्यार करने लगेगी। इसलिए इसका कोई भरोसा नहीं है, तुम्हें बर्बाद कर देगी जैसे इसने मुझे बर्बाद कर दिया। ये बात सुनकर के डीएम साहब को बड़ा आश्चर्य होता है, और सोचने लगते हैं कि ये कैसी औरत है, और आज मेरा भविष्य खराब होने से बच गया, इसके साथ मेरी शादी हो जाती तो मैं तो बर्बाद हो जाता। तब वो हकीकत जानने के लिए अपने होने वाली पत्नी रुचि को बुलाते हैं और कहते हैं, क्या तुम शादीशुदा हो? तब वो ये बात सुनकर के एकदम से हैरत में पड़ जाती हैं, सोचने लगती हैं, लगता है इस भिखारी ने सारी बात बता दी। तब वो कहती हैं कि नहीं, मैं शादीशुदा तो नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ। तब एसपी साहब कहते हैं, क्या तुम इस भिखारी को जानती हो? तब वो कहती नहीं, मैं इसे नहीं जानती। तब वो अशोक कहने लगता है, क्यों झूठ बोल रही हो, भगवान से तो डरो, तुम मेरी पत्नी हो जो स्कूल के टाइम से एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, और मुझ पर जब गरीबी आ गई, मेरा कारोबार ठप पड़ गया तो तुमने मुझे छोड़ दिया, एसपी साहब को अपना लिया, और कल के लिए इन्हें भी तुम छोड़ दोगी, फिर किसी और को अपना लोगी। ये बात सुनकर के वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और फिर कुछ बोलती नहीं, अपनी गर्दन नीचे झुका लेती हैं। एसपी साहब को बड़ा क्रोध आता है और वो तुरंत उन्हें धोखाधड़ी के केस में और पति की बिना तलाक के दूसरी शादी करने के जुर्म में उन्हें अरेस्ट करा देते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दायर कराते हैं। इधर एसपी साहब उस अशोक के साथ बड़ी हमदर्दी दिखाते हैं और कहते हैं कि भाई, तुमने बहुत अच्छे समय पर आकर के मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो जो हालत तुम्हारी थी वही हालत कुछ दिन बाद मेरी भी हो जाती। ऐसी औरत का कोई भरोसा नहीं है। एसपी साहब अब उससे कहते हैं कि तुम अब बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे कारोबार में तुम्हारी मदद करूंगा। एसपी साहब उसकी मदद करते हैं, अशोक का कारोबार पुनः शुरू हो जाता है और वो अच्छी तरह से अपने कारोबार को करने लगते हैं। एसपी साहब अपनी जिले की जो कमान होती है, बागडोर होती है, उसे संभालने लगते हैं।
फिर अशोक अपने माँ बाप से जाकर के मिलता है और सारी हकीकत बताता है, तो उसके माँ बाप भी अपने बेटे की कौली भर करके रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटे एक बार आकर के हमें तो बता देते अपनी स्थिति के बारे में कि तुम पर ऐसी ऐसी परेशानी पड़ी। फिर वो अपने बच्चे से खूब मिलते हैं और सभी मिलकर के बड़ी अच्छे तरह से अपने कारोबार को संभालते हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर देते हैं। तो साथियों, ये एसपी साहब ने उस बेवफा औरत के साथ में अरेस्ट करा करके उससे सही किया या गलत किया, आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। और ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल जो धोखेबाज हैं, जो लोगों की जिंदगी से खेला करते हैं, उन्हें बर्बाद किया करते हैं, ऐसे लोगों की सच्चाई सामने लाना, बस यही हमारी कहानी का उद्देश्य है। अगर कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।